गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण पोर्शन में आपका क्रिया लेक्चर नंबर 10 है। इसमें ये क्रिया इसलिए पढ़ाई जाएगी, आपको इसका अध्ययन इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें क्या आपके पदभेद दे रखा है। क्या दे रखा है? पदभेद। तो पदभेद में इसके बाद में आपके संज्ञा दे रखी है, सर्वनाम दे रखा है, क्रिया दे रखी है और विशेषण दे रखे हैं। तो ये अध्ययन तो हमें करना ही है, लेकिन इनके साथ के साथ आपके क्या है, ये जो कहलाते हैं ये आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। और अव्यय दे रखे हैं पीछे आपके, जो अव्यय को हम क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी। अव्यय को हम अविकारी कहते हैं। और इससे आपके चलेगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण है। इसके बाद में आपका चलेगा इसमें समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। इसके बाद चलेगा आपका संबंध बोधक। संबंध बोधक। इसके बाद में विस्मयादि बोधक। ये आपके अविकारी जिनको हम अव्यय कहते हैं, जिनका भी अध्यापन कार्य में करना है और इनका भी करना है। तो इसमें भी पदभेद में संज्ञा सर्वनाम आप जनरली पढ़ते आए हो, क्रिया भी विशेषण भी। लेकिन आज हम जो अध्ययन करेंगे वो है क्रिया का अध्यापन कार्य करेंगे। क्या है देखिएगा इसमें क्रिया में, क्रिया का अध्ययन कार्य हम करते हैं। देखिए इसमें है क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कहते हैं कार्य का होना, यानी कि जो शब्द कार्य का होना अथवा कार्य का किया जाना, जो शब्द कार्य का होना अथवा कार्य का किया जाना प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। ये तो क्रिया की डेफिनेशन, जो सब कार्य का होना, कि कार्य हो चुका, कि राम ने कपड़े धो लिए, ये कार्य हो चुका। कार्य का किया जाना, कि माता जी रोटी बना रही हैं, तो कार्य का किया जाना है। तो इस प्रकार से हम क्रिया की डेफिनेशन पढ़ी। इसके भेद होते हैं। तो यहाँ पे लिखिए आप, कर्म के आधार पर, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद? दो भेद होते हैं। कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन सा? पहला है आपका आकर्मक क्रिया और दूसरा है आपका सकर्मक क्रिया। ये दो कर्म के आधार पर इनके भेद हैं। आकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया में क्या अंतर है? मामूली सा छोटा सा अंतर है कि जो कार्य अभी मैंने किया, कौन सा? बोलने का, तो मैं स्वयं बोल रहा हूं, तो बोलने वाला कर्ता स्वयं मैं हूं, मेरे द्वारा बोला जा रहा है। तो इस कंडीशन में जब कर्ता स्वयं कार्य करता है और उसमें कोई माध्यम नहीं होता है, तो आप कहां चले जाएंगे? आप अकर्मक क्रिया में चले जाएंगे। कौन सी क्रिया में? अकर्मक, यानी कि वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी माध्यम के द्वारा क्या करता है? कार्य करता है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी सकर्मक क्रिया। तो देखें, इनका अध्ययन करते हैं हम। पहले आप इसमें अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या कहती है? इसमें कर्ता, कि जहां कर्ता स्वयं कार्य करता है,
और जहां कर्ता स्वयं कार्य करता है तथा जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं हम? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जब कर्ता स्वयं कार्य करता है लेकिन जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है, मोहन दौड़ता है। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? कर्ता तो आपका मोहन है। मोहन तो क्या हो गया यहाँ पे? कर्ता। क्रिया क्या कर रहा है? दौड़ने की। यानी कि क्रिया कौन कर रहा है यहाँ पे? मोहन कर रहा है। कौन सी क्रिया कर रहा है? दौड़ने की। तो दौड़ना क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? कर्ता के द्वारा। कर्ता कौन? मोहन। तो यहाँ पे मोहन स्वयं कार्य कर रहा है किसका? दौड़ने का। लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है और माध्यम नहीं होने की वजह से ये कौन सी क्रिया में चला गया? ये चला गया आपके आकर्मक क्रिया में। इसके बाद में हम इसका दूसरा भेद पढ़ेंगे, वो है सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की क्या है डेफिनेशन? देखिएगा इसमें, सकर्मक की जांच करता कि जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी माध्यम के द्वारा कार्य करता है, किसी माध्यम के द्वारा कार्य करता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कर्ता कार्य तो करता है लेकिन स्वयं कार्य न करके किसी माध्यम के द्वारा कार्य करता है तो क्या कहलाएगी? आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जहां कर्म की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण है इसमें कि राहुल फुटबॉल खेल रहा है। राहुल फुटबॉल खेल रहा है। कर्ता कौन है यहाँ पे? कर्ता आपका क्या? राहुल। क्रिया क्या कर रहा है? खेलने की। खेलने की क्रिया किसके साथ हो रही है? फुटबॉल के साथ। किसके साथ क्रिया कर रहा है? वो खेलने की क्रिया तो कर रहा है। कौन? राहुल। किसके साथ? फुटबॉल के साथ। तो माध्यम आया कि नहीं आया? तो इस तरह से जब माध्यम का आगमन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिएगा, आप जो सकर्मक क्रिया है इसके दो भेद चलते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने उपभेद चलते हैं? दो उपभेद हैं। दो उपभेद कौन से देखें? एक तो है एक अकर्मक क्रिया और दूसरा है द्वि अकर्मक क्रिया। कहने का तात्पर्य है कि जो सकर्मक क्रिया है उस सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं।
दो भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो एक कर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। ये सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं। एक अकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें एक ही कर्म की प्रधानता होती है। कहने का तात्पर्य है जिसमें एक ही कर्म की प्रधानता होती है। एक ही कर्म की प्रधानता होती है तो एक अकर्मक क्रिया कहलाता है। और द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें दो ही कर्म की प्रधानता होती है। दो ही कर्म की प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्मक का उदाहरण देखो, कहने वाला था कि श्रुति क्या कर रही है? श्रुति गेंद से खेल रही है। तो इसमें गेंद से खेल रही है, कौन खेल रही है? श्रुति। क्रिया यानी कि किसके साथ कर रही है? क्रिया है खेलने की। क्रिया कौन सी है? खेलने की। किससे खेल रही है? गेंद से खेल रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ कर्म एक है, एक ही कर्म से वो अपनी क्रिया कर रही है। इसके माध्यम से, गेंद के माध्यम से। क्रिया कौन कर रहा है यहाँ पे? श्रुति। तो इसमें एक ही कर्म है। दूसरा उदाहरण है द्विकर्मक क्रिया का। उदाहरण क्या है? कि माता बच्चे को दूध पिलाती है। माता बच्चे को दूध पिलाती है। क्रिया क्या है? पिलाना। पिलाना तो क्रिया हो गया। क्या पिला रही है? दूध। ठीक है। अब इसमें द्विकर्मक कैसे हुआ? इसमें दो माध्यम है, एक तो क्या है? माता, और दूसरा क्या है? बच्चा। तो यहाँ पे देखिएगा कि माता के द्वारा दूध पिलाने का कार्य किसे किया जा रहा है? बच्चे को। तो माता ने पहले दूध लिया, एक कर्म तो हो गया। वो दूध किसको पिलाया जा रहा है? बच्चे को। दूसरा कर्म किसके साथ किया उन्होंने? बच्चे के साथ। तो इस तरह से ये सकर्मक क्रिया के हमने दो भेद पढ़े हैं। ये आपका कर्म के आधार पर क्रिया का कर्मक सकर्मक अध्यापन कार्य संपन्न। इसके बाद हम चलेंगे प्रयोग के आधार पर। इसके आधार पर लिखेंगे प्रयोग के आधार पर। तो देखिएगा आप, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो पहला चलता है आपका इसमें संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया चलेगी पहले? संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया में कहा गया है कि दो भिन्न अर्थ वाली क्रिया एक साथ आए, क्या कहलाएगी? दो भिन्न अर्थ वाली क्रिया एक साथ आए तो क्या कहलाएगी? संयुक्त क्रिया कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पे एक ही वाक्य में दो क्रियाएं आएगी, लेकिन दोनों क्रियाओं का अर्थ क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। जैसे कि राम पढ़ गया, तो कहने का मतलब है राम पढ़ यानी कि पढ़ना, और गया यानी कि जाना। तो देखिएगा आप, इसमें दो क्रियाएं हैं। दोनों क्रियाओं में ये पढ़ना, ये जाना, दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। इस प्रकार से वाक्य में कहीं भी दिख जाए तो आपको कौन सी क्रिया लिखनी है? आपको यहाँ पे संयुक्त क्रिया
क्रिया ही बतानी है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है, इसमें बताया गया है, इसमें कर्ता पूर्वकालिक क्रिया में कहते हैं कि मुख्य क्रिया से पूर्व, यानी कि यहाँ पे मुख्य क्रिया होती है, बताओ मुख्य क्रिया से पूर्व कोई दूसरी क्रिया आ जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब तात्पर्य हो गया कि पूर्वकालिक क्रिया में एक मुख्य क्रिया होती है, जिस प्रकार से मैंने लिखा कि राहुल दौड़कर स्कूल गया। राहुल दौड़कर स्कूल गया, कहने का मतलब ये है कि गया तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई? गया आपकी यहाँ पे मुख्य क्रिया है। कौन सी क्रिया है? मुख्य क्रिया। आपको ये याद रखना है कि कोई भी वाक्य आ जाए, उस वाक्य में लास्ट में जो भी क्रिया आती है वो सदैव आपकी मुख्य क्रिया होती है। इसके बाद में जब वो स्कूल गया, उससे पहले कार्य क्या कर रहा था? वो दौड़ने का। तो ये दौड़ना यहाँ पे दूसरी क्रिया है, यानी कहने का मतलब है कि मुख्य क्रिया से पूर्व क्या कर रहा है? पहले दौड़ रहा है। कौन? राहुल। तो यानी कि स्कूल जा गया, तो स्कूल जाने से पहले वो क्या कर रहा था? दौड़ रहा था। जो मुख्य क्रिया है, इस मुख्य क्रिया से पहले जिस क्रिया का आगमन होता है, उस क्रिया के साथ में कर शब्द जुड़ा रहता है। कौन सा शब्द जुड़ा रहता है? कर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य क्रिया से पहले वाक्य में जो क्रिया आती है और उस क्रिया के साथ में अगर कर शब्द जुड़ा हुआ है तो आपकी कौन सी क्रिया कहलाएगी? वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से आपकी तीसरी नंबर की इसमें तीसरे नंबर की कौन सी? वो है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहती है कि इसमें क्या है? कर्ता स्वयं कार्य न करके, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे के द्वारा कार्य करवाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि इसमें क्या है? कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा और अपना कार्य किसी दूसरे के माध्यम से करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, तात्पर्य उदाहरण देखिएगा आप कि अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कर्ता कौन है यहाँ पे? अध्यापक। अध्यापक क्या कर रहा है? अध्यापक छात्र से, किससे? छात्र से क्या करता है? क्रिया की पढ़ने की। क्या पढ़वा रहा है? पुस्तक। अर्थात कहने का मतलब है कि अध्यापक स्वयं पुस्तक न पढ़कर किससे पढ़वा रहा है? छात्र से पढ़वा रहा है। तो स्वयं का कार्य किसके ऊपर रख दिया इसने? छात्र के ऊपर। तो इस तरह से जहाँ पे ये माध्यम बताया गया, वहां पे कौन सी क्रिया रहती है? प्रेरणार्थक।
अंत में ध्यान रखें कि जहाँ पे क्रिया रहती है सदैव उस क्रिया के साथ में पीछे ये सब जुड़ा रहता है, वाता है, वाती है और वाते हैं। तो वहां पे आप समझ जाएगा कि ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला इसमें ये तो हो गया आपके 3 और 2 5 भेद हो गए, ठीक है। कल करते हैं प्रत्यापन कार्य आगे का। आज के लिए धन्यवाद।